नमस्कार। सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपवाह तंत्र के अगली सीरीज की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत की जो नदियां थी उसका वर्गीकरण आकार के आधार पर कैसे किया जाता है, किन किन नदियों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आकार की दृष्टि से जो भारतीय नदियां हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मुख्य नदियां, दूसरा मध्यम नदियां और जो तीसरा बचता है उसको हम लोग लघु नदियां कहते हैं। मुख्य नदियां वैसी नदियां को कहते हैं जिसका प्रवाह क्षेत्र कितना होता है? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। वैसी नदियां जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, वैसी नदियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मुख्य नदियों की श्रेणी में रखा जाता है। और हमारे देश में 14 ऐसी नदी बेसिन है जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है। 14 नदी बेसिनों को मुख्य नदियों के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, और इसकी क्या विशेषता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि इनमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पीछे 630 लाख घन मीटर जल की प्राप्ति होती है। 100 वर्ग किलोमीटर में कितना जल हम लोगों को मिलता है? तो 630 लाख घन मीटर जल प्राप्ति होती है। अब देखिए दोस्तों कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है। तो इसके अंतर्गत सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ये सब जो नदियां हैं उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मुख्य नदियां के अंतर्गत रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कितना है? लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। चलिए, तो ये था हमारी मुख्य नदियां। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी नदियां आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है। मुख्य नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, स्वर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार और कावेरी नदियां हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मध्यम नदियों की ओर कि मध्यम नदियां उसकी क्या विशेषताएं होती है, कैसी नदियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत में मध्यम नदियां वैसी नदियों को कहा जाता है जिसका प्रवाह क्षेत्र, जिसका अपवाह क्षेत्र कितना होता है? तो लगभग 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। वैसी नदियां जिसका प्रवाह क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है, वैसी नदियों को हम लोग मध्यम नदियों के अंतर्गत रखते हैं। भारत में ऐसी 44 नदी बेसिन है, 44। ये सब जो 44 नदियां हैं वे किसके अंतर्गत आती है? तो मध्यम नदियां के अंतर्गत आती है। 44 नदी बेसिनों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मध्यम नदियों के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, ये जो मध्यम नदियां हैं उसको भी 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला हम लोग देख लिए कि ये जो भारत की नदियां हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो मध्यम नदियां हैं उसको भी 3 उपविभागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से इसके 3 उपविभाग हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला, वैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? तो इस नदियों की श्रेणी में कौन कौन आ जाता है? तो इसको देखिए आप लोग, सतरंजी, भादरा, बूढ़ाबलांग, वैतरणी, पूर्णा, अंबिका, उल्लास, सावित्री, मांडवी, गंगावती, काली नदी, सरबती नदी, नेत्रावती नदी, गलियार नदी, उसके बाद भारतपुजा है, पेरियार है और पांबा। ये सब नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए इन नदियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बोला जाता है इसको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं
कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। जो मध्यम नदियों के अंतर्गत बांटा गया है कि पश्चिम की ओर कौन कौन नदियाँ बहती है और पूर्व की ओर कौन कौन नदियाँ बहती है। तो पश्चिम हम लोग देख लिए कि पश्चिम के अंतर्गत ये सारी नदियाँ बहती है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से कौन कौन आ जाएगा। तो पहला है रसीकुलिया, उसके बाद वामसधारा, नागावली, शारदा, यलेरू, मुस्सी, पलेरू, मुनेर, कुनलेरू, करतालियार, पलार, गिंगी, पेनियार वेलार, वैगई, कुडार, वर्साली, वैयार और ताम्रपनी। ये सब नदियाँ जो है किधर बहती है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि वे नदियाँ जो अन्य देशों में भी बहती है। पहला तो हम लोग देख लिए कि जो मध्यम नदियाँ थी उसको 3 उपविभागों में बांटा गया। पहली वैसी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है, दूसरी वैसी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है और तीसरी वे नदियाँ जो अन्य देशों में बहती है। तो अन्य देशों में बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वैसी नदियों के श्रेणी में कौन कौन सी नदी आ जाती है। तो कर्णफुली, कलदान, इम्फाल एवं तिक्सू नानी तालुक, ये जो नदियां हैं वे सब अन्य देशों में भी बहती है। देखिए, जो मध्यम नदियां हैं उसमें कितना जल प्राप्ति होता है हम लोगों को, तो ये सारी मध्यम नदियों में 100 वर्ग किलोमीटर, प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर पीछे कितना लाख घन मीटर जल प्राप्ति होता है, तो 460 लाख घन मीटर जल की प्राप्ति होता है। चलिए, ये थी मध्यम नदियाँ और इसके उपविभाग। अब हम लोग जानते हैं लघु नदियों के बारे में कि लघु नदियाँ कौन कौन सी है और इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। देखिए, वैसी नदियाँ जिनका प्रवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम का है, ऐसी नदी बेसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लघु नदी ही बोलते हैं ना उसको, जिसका प्रवाह क्षेत्र कितना होता है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। देखिए, ऐसी नदियां हैं जो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र है जिनका, उनकी संख्या भारत में अधिक है। ऐसी नदियां बहुत सारी नदियां हैं और ये सब नदियों में क्या होता है, कितना जल प्रवाह होता है, कितना जल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर पीछे 250 लाख घन मीटर जल की प्राप्ति हो जाती है हम लोगों को। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थी लघु नदियों के बारे में, हम लोगों ने देखा कि इसका प्रवाह क्षेत्र कितना होता है और इसमें बहुत सारी नदी बेसिन आती है जिसका एक लंबा ही क्या बोलते हैं उसको सूची है। तो एक अनुमान के अनुसार भारत की सभी नदियों का संग्रहण क्षेत्र कितना है, 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर। कि भारत में जितनी सारी नदियां बहती है उसका संग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं कि भारत की सभी नदियों का संग्रहण क्षेत्र लगभग कितना है, तो कितना है, 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, देश की नदियों में बहने वाले जल की संपूर्ण मात्रा का 90% बड़ी और मध्यम नदियों के प्रवाह क्षेत्र में सन्निहित है। देश में जितनी भी सारी नदियां बहती है, जितनी जल की प्राप्ति हम लोगों को होता है, जितना उसका संग्रहण क्षेत्र है, उसका 90% कहाँ पे स्थित होता है, तो 90% बड़ी और मध्यम नदियों में होता है। क्योंकि जो लघु नदियाँ होती है वे क्या हो जाती है, मौसमी नदियाँ होती है और इसमें मौसम के अनुसार जल सूख जाते हैं, जल धारण की क्षमता इसमें अधिक नहीं होती है। तो ये थी भारत में नदियों के प्रकार कि भारत में आकार के आधार पर नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भारत की नदियों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला मुख्य श्रेणी, दूसरा मध्यम नदियाँ और तीसरा जो लघु नदियाँ हैं। अब हम लोगों ने देखा कि मध्यम नदियों के 3 प्रकार हैं।
पहला पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा वैसी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है, और तीसरा जो नदियाँ अन्य देशों में भी बहती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रवाह क्षेत्र कि मुख्य नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। मध्यम नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। तो ये याद रखने लायक है, कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछ दिए जाते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना कितना है। तो सबसे पहला आता है मुख्य नदियों का प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो लगभग 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक। उसके बाद आता है मध्यम नदियाँ। मध्यम नदियाँ कितनी होती है, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कितना है, 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक। और जो लघु नदियाँ होती है, लघु, इसका अपवाह क्षेत्र कितना होता है, तो लघु नदियों का अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है, 2,000 से कम होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है। कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, तीन ओर समुद्र से घिरा होता है, उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत, हमारा जो भारत देश है वो भी प्रायद्वीप के अंतर्गत ही आ जाता है। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। और किसके आधार पर बांटा जाता है, तो पहला जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैसी नदियाँ जो कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उन नदियों में से कौन कौन सा नदी शामिल है, तो पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है महानदी, चौथा गोदावरी, पांचवा कृष्णा नदी, छठा कावेरी, 7 नंबर पे पेन्नार नदी, 8वां पलार नदी, 9वां वैगई, और 10वां जो है ताम्रपनी नदी। ये सब जो नदियां हैं वे कहाँ पर जाकर गिरती है, तो सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और जो दूसरा भाग है वे क्या है, तो दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। पहला हम लोग देखे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है, और दूसरा अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, पहला नर्मदा है और दूसरा तापी। ये दोनों जो नदियां हैं कहाँ पर जाकर गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा और तापी ये दोनों अरब सागर में जाकर गिरती है। तो हम लोग इसको भी देख लिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर जाकर गिरती है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग देखें कि वैसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरा वैसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। इसी के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का बंटवारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।